एवरीवन, आज है 6 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली जो यंग भारत ओलंपियाड की शुरुआत की गई है, ये की गई है उत्तर प्रदेश से। अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री जो कि चुने गए शुभांशु शुक्ला 14 नंबर का जो भारतीय अंगदान दिवस है 3 अगस्त को मनाया गया। झारखंड सरकार ने रिसेंटली मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ये मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और इसके संरक्षण के लिए भारत ने रिसेंटली समझौता किया है अमेरिका के साथ। फाइड इंडिया जोन के अध्यक्ष बने हैं संजय कपूर और ओलंपिक 2024 में टेनिस में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविक और मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं साई अशोक। और अभी हाल ही में यूनेस्को में शामिल भारत का 43वां स्थल जो कि बना है मोइदम्स। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये 5 से 10 अगस्त तक किस देश के आधिकारिक दौरे पर हैं? तो देखिए, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे इन तीनों ही देशों के दौरे पर ये अगले 5 दिनों तक रहने वाली हैं। तो इन तीनों ही कंट्रीज को मैप के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए फिजी की, देखिए एक साइड में फिजी, दूसरे स्लाइड में न्यूजीलैंड और तीसरे स्लाइड में तिमोर लिस्ते की एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है। आप ये जरूर याद रखें कि पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति है जो कि फिजी और तिमोर लिस्ते का दौरा करने जा रहे हैं। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991-92 के समय ये लाया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर जो कंट्रीज हैं इनकी तरफ देखना है। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई 2014 में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये नीति थी कि भाई पूर्व के देशों की ओर सिर्फ देखना बस नहीं है, इनके साथ काम भी करना है, जिसके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये लाई गई थी एनडीए की सरकार के दौरान, जिसके तहत एशिया पैसिफिक रीजन जो है ना, हिंद प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, इसके देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के पर्पज से इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहले यदि मैं बात करूं फिजी की कैपिटल सुआ, करेंसी हो जाएगी डॉलर। अभी आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले फिजी के दौरे पर थे, जहां फिजी के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो अभी पहुंची हुई हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यात्रा के दौरान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 55 सदस्यीय फिजी संसद को भी संबोधित ये करने जा रही हैं। फिजी की आबादी का लगभग 2/5 हिस्सा ये भारतीय मूल का है। उन्हें भारत से फिजी ले जाया गया था गन्ने के खेतों में काम करने के लिए, गिरमिटिया मजदूर के रूप में। ठीक है, फिजी लाए और फिर ये यहीं बस गए। और आप ये जरूर याद रखें कि इस साल भारत फिजी में राजनयिक उपस्थिति के पूरे 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। फिर यदि मैं बात करूं इनकी अगली यात्रा, ये रहेगी न्यूजीलैंड में। अभी आपने फिजी की लोकेशन देखी, अब आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर हो जाएगी। तो फिजी के बाद ये जाएंगे न्यूजीलैंड। 8 और 9 अगस्त का इनका दौरा रहेगा। 8 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति न्यूजीलैंड का दौरा करने जा रहा है। न्यूजीलैंड में लगभग 8000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये भारतीय मूल के न्यूजीलैंड वासियों को भी संबोधित करने जा रही हैं। न्यूजीलैंड की 50 लाख आबादी में से करीब 3 लाख आबादी जो है ये भारतीय मूल की है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तिमोर लिस्ते की, अब भाई आप देखेंगे तो यहाँ पर फिजी और यहाँ पर न्यूजीलैंड डिस्कस किया था। यहीं पर आप देख सकते हैं तिमोर लिस्ते की लोकेशन ईस्ट तिमोर, जिसकी कैपिटल हो जाएगी दिल्ली, करेंसी हो जाएगी अमेरिकन डॉलर। तो 2002 में इसे इंडोनेशिया से आज़ादी मिली। इंडोनेशिया से आज़ादी मिलने के बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति तिमोर लिस्ते का दौरा करने जा रहे हैं। भारत ने यह घोषणा की है कि ये जल्द ही ईस्ट तिमोर में एक दूतावास खोलने जा रहा है और कैपिटल करेंसी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां मेंबर बनने जा रहा है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है ना, ये देश की 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 52 है,
52 से लेकर के 62 के बीच में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 61 है, ये बताता है महाभियोग के बारे में। महाभियोग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राष्ट्रपति का पद पूरा होने से पहले इनके हटाने की ही प्रक्रिया को आप कहते हैं महाभियोग। ये संथाल समुदाय से बिलोंग करती है प्रतिभा पाटिल के बाद। ये है देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। हाल ही में समाचारों में रहा लीजियोनेर, ये जो रोग है चर्चे में था, किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में लिजियोनर्स रोग के 71 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसमें कि एक महिला की भी मौत देखने को मिली है। और निमोनिया का ये जो गंभीर रूप है, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लीजियोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि पानी के जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं और टैंकों जैसे जल प्रणालियों में ये पाया जाता है। ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता, इनके संक्रमित नहीं हो रहा है, बल्कि दूषित जल, जो खराब पानी है, एरोसोल को सांस के माध्यम से ये फैलता है। लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, ये मांसपेशियों में दर्द, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। उपचार उपलब्ध है, लेकिन इस बीमारी का अभी तक कोई टीका नहीं है। आगे चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। हाल ही में किस शहर ने 40 नंबर की भारतीय वियतनामी रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी करी है? रिसेंटली ये होस्ट किया गया है राजधानी दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगस्त के महीने में दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी है। ये बैठक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को, द्विपक्षीय ने दोनों देशों के बीच के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापक सैन्य से सैन्य वार्ता का हिस्सा रहा था। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? देखिए, भारत के जो रक्षा सचिव है गिरधर अरमाने, और वियतनाम के जो राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री हैं लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन ने की है। बैंगलोर से यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण यही किया गया है। जो एप्पल कंपनी है, अमेरिकी कंपनी, इसके द्वारा भारत में इसका पहला स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC मुंबई में ओपन किया गया। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर साल की तरह इस साल भी गोवा ही होस्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर चौथा है, नोवाक जोकोविक ये टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम के खिलाड़ी बने हैं? ये बन गए 5वें नंबर के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविक के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये टेनिस से संबंधित हैं और ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र है 37 साल और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सर्बियाई टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविक टेनिस का गोल्डन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने पेरिस फ्रांस में हो रहे जो 33rd नंबर का ओलंपिक है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले वे टेनिस के ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें मेन सिंगल का टाइटल ये जीत चुके हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल का टाइटल और एक ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले ये 5वें खिलाड़ी बने हैं। इसके पहले फ्रांस के राफेल नडाल, अमेरिका की सेरेना विलियम्स और आंद्रे आगाजी और जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ये पहले से इस लिस्ट में थे। अब सर्बिया के नोवाक जोकोविक इसमें शामिल हो गए हैं। सवाल नंबर 5वां है, भारत सरकार ने 33वें पेरिस ओलंपिक पर कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो इसके लिए कुल 4 स्मारक टिकट है जो कि जारी किए गए हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग ने 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में आयोजित होने वाले ओलंपिक पर 4 स्मारक टिकट जारी किए हैं। और जारी किया किसके द्वारा गया है? देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो हमारे वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इन दोनों के ही द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस साल जो ओलंपिक चल ही रहा है, इसमें पहला मेडल भारत को मनु भाकर ने दिलाया था। फिर सरबजोत सिंह के साथ संयुक्त रूप से भी ये मेडल जीती थी, यानी कि 2 बार तो ब्रॉन्ज हो गया। फिर स्वप्निल जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, भारत को इन्होंने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, जरूर याद रखिए। हालांकि ये ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते रह गए, इन्होंने कोई मेडल जीता नहीं, ये बाहर हो गए थे इससे। अगला सवाल है, हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये रिलेटेड रहे हैं
क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 वर्ष के रहे, ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। अभी रिसेंटली जुलाई लास्ट में इनका निधन हुआ है। इन्होंने भारत के लिए 1975 से लेकर के 1987 तक क्रिकेट खेला। 2018 में बीसीसीआई ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। देखिए, ये जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे सम्मानित किए गए थे, इसकी शुरुआत 1974 में बीसीसीआई ने की थी और बीसीसीआई द्वारा किसी पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वोच्च ये सम्मान है। पिछले ही साल इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है गट्स एमिड ब्लडबाथ, ये भी रिलीज की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। ये जो पहल है ये ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, मतलब कि इसके माध्यम से जो लाभार्थी हैं इन्हें अपने घरों से ऑनलाइन जो भी चिकित्सा परामर्श है इसकी ये अनुमति देगा, जिससे कि ECHS जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है, इन्हें पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंडियन आर्मी जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और एट प्रेजेंट उपेंद्र द्विवेदी ये हो जाएंगे इसके प्रमुख। इंडियन एयरफोर्स की यदि बात की जाए तो ये 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। विवेक राम चौधरी ये इंडियन एयरफोर्स का पदभार संभाल रहे हैं। इंडियन नेवी जो कि 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और इंडियन नेवी के प्रमुख अभी हो जाएंगे DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और यदि बात की जाए ICG की, इंडियन कोस्ट गार्ड की, 1 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है और राकेश पाल वर्तमान में इसका पदभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8वां, हाल ही में खबरों में रहा INS साल्की क्या है? INS साल्की जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल्की ये भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी जो कि 2 दिन की यात्रा के लिए कोलंबो जो कि श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है यहाँ पर पहुंची है। शिशुमार श्रेणी की ये जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है ये 1992 में कमीशन की गई थी, जिसका निर्माण मुंबई में मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा किया गया। ये 64.4 मीटर लंबी है, 40 लोगों को ले जा सकती है और इसका जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ये है 1450 से 1850 टन तक का। इतना डेप्थ में तो आपको नहीं जाना है, इतनी डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखें INS साल्की जो कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी। 9वें नंबर का सवाल है, किस देश में सियासत में जो भूचाल देखने को मिला और उस देश में हिंसा का माहौल है, इस बीच में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा तो दिया ही है, ये देश छोड़ करके भाग गई हैं। बात मैं कर रही हूँ बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पूरी डिटेल तो मैंने ऐड कर रखी है, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर जो भूतपूर्व क्रांतिकारी रहे, मतलब कि 1971 में मैंने बताया भी था आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 का वॉर, इस वॉर के बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इस देश को आज़ादी दिलाने में जिन क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था, अब उनकी जो जनरेशन है, उनके जो नाती या पोता पोती, ये वाली जनरेशन है जो कि उन क्रांतिकारियों स्वतंत्रता सेनानियों के जनरेशन से रिलेटेड है, इन्हें बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करा रही है? रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रही है। तो जो पूरा मुद्दा उठा ना, इसी रिजर्वेशन के चलते उठा, क्योंकि भारत में जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है UPSC, सेम वैसे ही बांग्लादेश में बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे भारत में स्टूडेंट तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, सेम वैसे ही बांग्लादेश में करते हैं। तो बांग्लादेश में इस हद तक रिजर्वेशन है जो कि आप कह सकते हैं जो योग्य अभ्यर्थी इस रिजर्वेशन के चलते ये योग्य होते हुए भी उसे सीटें नहीं मिल पाती। इस हद तक यहाँ पर आरक्षण का प्रभाव है। तो इसी सारे मुद्दे को लेकर के यहाँ के जो स्टूडेंट है ये धरना प्रदर्शन कर भी रहे थे और बांग्लादेश में इसी के कारण हिंसा का माहौल था।
इस बीच में बांग्लादेश में जो तनाव और उपद्रव की स्थिति बनी, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कोटा प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा करी है। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दो समन्वयकों ने, इनके जो दो ग्रुप हैं, इन्होंने अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नए कार्यक्रम की घोषणा की है। बांग्लादेश में ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को फिर से लागू करने का फैसला किया। जो कोटा सिस्टम चलता था, इसे फिर से लागू करने का फैसला किया। और इस प्रणाली के तहत क्या होता है कि सरकारी सेवाओं में 93% सीटें जो है ये योग्यता के आधार पर आरक्षित होंगी और केवल 5% नौकरियां ये स्वतंत्रता सेनानी और इनके वंशजों के लिए होंगी। ये डिसाइड कर दिया था उच्च न्यायालय ने। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का आदेश जो निलंबित किया ना, और इसके बाद निलंबन के बाद ही ये जो हिंसा का माहौल आप देख रहे हैं ये बना। कह दिया कि 7 अगस्त को ये सुनवाई हम निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति इसलिए यहाँ पर बनी हुई है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका है। आपको मालूम है ना, सेम ऐसी ही स्थिति जब तख्ता पलट हुआ था, सेना का शासन आया था, म्यांमार के नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार किया गया था। तो अभी भी म्यांमार में हालांकि सेना का ही शासन है। जो आसिफ अली जरदारी है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं। नेपाल की चौथी बार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। सवाल नंबर 10वां है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? अभी तक बीएसएफ के प्रमुख थे नितिन अग्रवाल। अब इन्हीं के स्थान पर दलजीत सिंह जो कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक रहे ही थे, इन्हें बीएसएफ का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। बात की जाए बीएसएफ की, देखिए भारत में बॉर्डर को सिक्योर करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1965 दिल्ली में हेडक्वार्टर ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो हो जाएगा। अब यदि मदर ऑप्शन की बात करूं, राहुल रजगोत्रा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। अनीश दयाल सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हो जाएंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ये हो जाएंगी नीना सिंह। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ये हो जाएंगे नलिन प्रभात। और ऑलरेडी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का मैं बता चुकी हूँ। देश के जो सीडीएस हैं एट प्रेजेंट, ये हो जाएंगे अनिल चौहान। चलिए स्टैटिक जीके में आज हम देख लेते हैं भारत में पहला, जैसे कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची झारखंड में ओपन होगा। जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ब्लू ऑरिजन का जो NS-25 मिशन है, इसके तहत पहले भारतीय जो एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष पर गए थे गोपी चंद्र खोटापुरा थे। जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया केरल का कोझिकोड, जबकि सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो कि शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के साथ। मैंने कल आपसे पूछा था महिला एशिया कप 2024 का किसने जीता है? श्रीलंका ने भारत को हराकर। आज का सवाल है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? आंसर इसका जो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।